ओके, नाउ लुक हियर, इसमें हमें यहाँ तक तो किया था बीना जी को के थीटा और के क्या था, रीस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट एंगल। के क्या था, रीस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट एंगल, पर यूनिट एंगल। तो फिर इसकी यूनिट तुमको देखनी पड़ेगी। तो तुम के की यूनिट और थीटा की यूनिट एक जैसी लेना। जैसे कि मान लो, सपोज कर लो कि अगर के जो है वेट, अगर यहाँ पे हम के ले रहे हैं, यहाँ पे थीटा ले रहे हैं, तो अगर के जो है ना टॉर्क न्यूटन मीटर पर डिग्री दिया हुआ है, तो थीटा भी डिग्री में लेना। और ये न्यूटन मीटर पर रेडियन दिया हुआ है, तो फिर आप इसको भी रेडियन में लेंगे। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? तो थीटा को डिग्री में लेना है, रेडियन लेना है, वो डिपेंड करता है के की वैल्यू पे। दोनों की जो वैल्यू मतलब जो यूनिट यूज कर रहे हैं ना एंगल के रेफरेंस में, वो सेम होनी चाहिए। अगर के की न्यूमेरिकल में सपोज कोई न्यूमेरिकल आ गया, उसमें लिखा है कि के की वैल्यू न्यूटन मीटर पर डिग्री है, तो फिर थीटा की वैल्यू डिग्री में रखना है। और अगर दे रखा है न्यूटन मीटर पर रेडियन, तो थीटा की वैल्यू रेडियन में रखना पड़ेगा। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, समझ में आ रहा है? Okay, Yes. have you got this one? Wilding numerical. Okay. Now बीना is equal to k theta, तो इसमें I is equal to k theta upon b b a n ban. तो जो I है जैसी है, इसमें क्या समझ में आ रहा है कि I is proportional to theta. तो ये है हमारा प्रिंसिपल ऑफ गैल्वेनोमीटर। प्रिंसिपल ऑफ गैल्वेनोमीटर क्या है, जैसे इसका मतलब क्या हुआ, current flowing through galvanometer is proportional to deflection. So current flowing through galvanometer, passing through galvanometer is directly proportional to deflection. ठीक है, तो ये हो गया प्रिंसिपल ऑफ गैल्वेनोमीटर। रिमेंबर, हैव अंडरस्टूड द प्रिंसिपल। और प्रॉब्लम में यूनिट मैच करनी चाहिए दोनों को, वो भी ध्यान रखना। तो दिस इज अ फॉर्मूला यू हैव टू यूज फॉर न्यूमेरिकल्स, यू हैव टू लर्न दिस फॉर्मूला। Okay. Now, next thing, current sensitivity. There are two terms. Number one, current sensitivity. Sensitivity. सेंसिटिविटी मतलब एस आई नीचे लगा देंगे, करंट सेंसिटिविटी मतलब हाउ मच इट इज सेंसिटिव इन मेजरिंग करंट, वो कितना सेंसिटिव है। मतलब ये गैल्वेनोमीटर क्या वाकई बहुत सेंसिटिव है कि जरा से भी करंट जाएगा तो वो डिटेक्ट कर लेगा। दैट इज सेंसिटिविटी की बात कर रहा हूं। सो ये ऊपर का इंफॉर्मेशन सब लिख लिया, मैं स्क्रॉल करूं क्या बॉयज एंड गर्ल्स? प्रिंसिपल लिख लिया, वो एंगल वाला जो यूनिट पार्ट था वो लिख लिया। अच्छा, करंट सेंसिटिविटी, इसको देखिए जरा। हाँ, नोट डाउन फास्ट। सर एक ही मिनट ऊपर स्क्रॉल करो ना थोड़ा प्लीज। ये तो कल का है, कल कॉपी नहीं किया था क्या? ऐसे एग्जिट कर गए थे तुम? डन। नो, सी हियर। ओके, करंट सेंसिटिविटी। करंट सेंसिटिविटी क्या होता है? जैसे हियर डिफ्लेक्शन पर यूनिट एंगल, नहीं, डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट। डेफिनेशन लिखो, डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट
deflection per unit current or current sensitivity or current sensitivity. Current sensitivity मतलब डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट मतलब करंट सेंसिटिविटी क्या होता है डिफ्लेक्शन मतलब थीटा पर यूनिट करंट तो यूनिट करंट में जो डिफ्लेक्शन होता है दैट इज कॉल्ड करंट सेंसिटिविटी दिस इज अ फॉर्मूला तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा अब डिपेंड करता है कि एंगल डिग्री में है रेडियन में उस पर डिपेंड करता है चलो डिग्री ले लेते हैं तो डिग्री पर एम्पियर रेडियन में भी हो सकता है ऐसा कुछ नहीं डिग्री पर एम्पियर तो डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट कॉल्ड करंट सेंसिटिविटी इज इट क्लियर ओके नाउ कल लास्ट टाइम हमने फॉर्मूला पढ़ा था गैल्वेनोमीटर का बीना इज इक्वल टू के थीटा तो यहाँ पे हम थीटा अपॉन आई क्या आ जाएगा थीटा अपॉन आई आ जाएगा दैट इज इक्वल टू थीटा अपॉन आई तो थीटा अपॉन आई आ जाएगा दैट इज इक्वल टू बी ए एन अपॉन के तो पुट इट हियर तो करंट सेंसिटिविटी का फॉर्मूला क्या हो गया दैट इज इक्वल टू बी ए थीटा अपॉन आई भी चलता है ये भी चलता है बी ए एन अपॉन के ठीक है टर्न्स मालूम है एन का मतलब नंबर ऑफ करंट नंबर ऑफ टर्न्स बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड ए इज द एरिया ऑफ द लूप ठीक है ऑल दिस थिंग्स अपडेट दिस वन मैं समझाता हूं अपडेट दिस फॉर्मूला न्यूमेरिकल आते हैं इस पे ओके नाउ आगे प्रोसीड करें हम कभी कभी समटाइम क्वेश्चन आ जाता है ये एक्चुअली नीट का क्वेश्चन है हाउ टू इंक्रीज करंट सेंसिटिविटी हाउ टू इंक्रीज करंट सेंसिटिविटी तो बहुत इजी है करंट सेंसिटिविटी किस पे डिपेंड करता है आर यू गेटिंग टू इंक्रीज क्या करना पड़ेगा हाउ टू इंक्रीज क्या करेंगे हम लोग फॉर्मूले में मालूम चल रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड शुड बी इंक्रीज देन क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द लूप शुड बी इंक्रीज नंबर ऑफ टर्न शुड बी इंक्रीज एंड के शुड बी डिक्रीज तो देखो magnetic field should be increased matlab you have to take big magnets big permanent magnet big strong permanent magnet permanent magnets लूप का एरिया ज्यादा होना चाहिए लूप एरिया शुड बी लार्ज रेक्टेंगुलर लूप coil area should be large coil area should be large number of turns should be more should be more k should decrease एक्चुअली के जो है ना उसकी स्प्रिंग जैसे एक होता है थिन स्प्रिंग होता है एक होता है थिक स्प्रिंग
इसकी स्टिफनेस पे डिपेंड करता है। तो अगर मैं बोल रहा हूं के शुड बी स्मॉल, तो स्प्रिंग ज्यादा स्टिफ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि नीचे जो स्प्रिंग लगी थी ना, ये देखो, ये नीचे जो स्प्रिंग लगी थी हमारे डायग्राम में, ये मैं इसको मेंशन कर रहा हूं, ये जो स्प्रिंग लगी थी, तो स्प्रिंग जो है दैट शुड बी, मतलब वो ज्यादा स्टिफ नहीं होना चाहिए, दैट शुड बी वेरी थिन, थिन स्प्रिंग, नॉट स्टिफ, नॉट वेरी स्टिफ, ज्यादा स्टिफ नहीं होनी, मतलब ज्यादा हैवी नहीं होनी चाहिए इसमें, मतलब बहुत ही थिन स्प्रिंग होनी चाहिए, इधर लाइक दिस पे ऐसे, मतलब थिन स्प्रिंग बहुत ही थिन होनी चाहिए, लाइक दिस पे। आर यू गेटिंग? ना दूसरा क्वेश्चन इसमें क्या बनता है, इसकी एक लिमिटेशन है। दूसरा क्वेश्चन क्या बताता है, टू इंक्रीज द करंट सेंसिटिविटी देयर इज अ लिमिटेशन टू इंक्रीज करंट सेंसिटिविटी, लिमिटेशन टू इंक्रीज करंट सेंसिटिविटी, करंट सेंसिटिविटी बढ़ाने में एक लिमिटेशन है, मतलब ऐसा नहीं कि आप बढ़ाते चले जाओगे, मतलब आप फिर मैग्नेट बढ़ाते जाओ, एरिया बढ़ाते जाओ, नंबर, मतलब बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाएगा तो फिर नहीं, उसकी एक लिमिट है, ठीक है, एक लिमिट के बाद आप उसकी करंट सेंसिटिविटी नहीं बढ़ा पाएंगे। क्यों? जैसे ये के को तुमको स्मॉल रखना है ना बेटा, इफ मैग्नेट्स आर लार्ज, इफ मैग्नेट्स आर लार्ज, to increase B, and area of loop and number of turns are more, area of loops and number of turns are more, number of turns are more, then galvanometer become too heavy, then it is too heavy, it is too heavy. So to balance it, then spring should be very stiff and strong. Spring should be very stiff and strong, and hence K will increase. K increase कर जाएगा। इसका मतलब ऐसा नहीं कि आप मैग्नेट बड़े ले लो और एरिया बढ़ा दो, नंबर ऑफ टर्न बढ़ा दो, तो वो बढ़ते ही चला जाएगा, और के को कम कर दो, स्प्रिंग, ऐसे पॉसिबल है क्या कि मैग्नेट को हैवी कर दो, एरिया को भी बड़ा कर दो, नंबर ऑफ टर्न्स को भी बड़ा कर दो, और स्प्रिंग को पतला से स्प्रिंग लगा दो आप? ऐसे थोड़ी ना हो। अगर सब कुछ हैवी हो जाएगा तो स्प्रिंग भी आपको मतलब थिक स्प्रिंग लगानी पड़ेगी उसको कंट्रोल करने के लिए। तो थिक स्प्रिंग लगाएंगे तो के क्या हो जाएगा, के बढ़ जाएगा। इसका मतलब लिमिटेशन है टू इंक्रीज द करंट सेंसिटिविटी। हैव यू गॉट इट? ये बात समझ में आया सबको? यस। के को तो कम करना होता है ना, लेकिन अगर बहुत ज्यादा हैवी कर दोगे तो फिर के को स्प्रिंग आपको हैवी लेनी पड़ेगी, तो स्प्रिंग हैवी लेंगे तो फिर क्या होगा, के बढ़ जाएगा। अगर स्प्रिंग हैवी लेंगे तो के विल बी इंक्रीज, मतलब स्प्रिंग फिर हैवी हो जाएगी लाइक दिस वे, देन के विल इंक्रीज। क्लियर? कॉपी दिस फॉर्मूला कॉपी करो और ये सब इंफॉर्मेशन लिख लो। ये इंफॉर्मेशन बेसिकली मेडिकल में ज्यादा पूछते हैं, हाउ टू इंक्रीज करंट सेंसिटिविटी एंड ऑल दीस थिंग्स। नॉट स्टिफ मतलब नॉट वेरी हार्ड, सर नीचे स्क्रॉल करो। Sir, can you scroll up for 1 minute? just a second, right?
हाँ या yes, done by everyone. Yes, sir. Now next is, ये तो हो गया करंट सेंसिटिविटी. Now voltage sensitivity. वोल्टेज सेंसिटिविटी मतलब SV, वोल्टेज सेंसिटिविटी. तो जैसे करंट सेंसिटिविटी क्या था, डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट और करंट सेंसिटिविटी. तो ये क्या होगा, वोल्टेज पर यूनिट, सॉरी, डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज कॉल वोल्टेज सेंसिटिविटी. तो डिफ्लेक्शन सर लास्ट पार्ट लिखना है, थोड़ा सा बोल दीजिए. हो जाए तो बता देना. चलो स्टार्ट करते हैं. नाउ वोल्टेज सेंसिटिविटी, डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज कॉल्ड वोल्टेज सेंसिटिविटी. वोल्टेज सेंसिटिविटी मैं पढ़ा देता हूं, उसके बाद कॉपी करिएगा आप लोग. हाँ रुक जाओ. SV, तो ये क्या होता है, डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज. और V क्या होता है, ओम्स लॉ, दैट इज I into R. तो यू कैन से थीटा अपॉन I into R. थीटा अपॉन I वैसे क्या होता है, करंट सेंसिटिविटी. तो यू कैन से करंट सेंसिटिविटी अपॉन R. और करंट सेंसिटिविटी क्या होता है, that is BAN upon K R. करंट सेंसिटिविटी था, that is BAN upon K. तो बहुत सारे फॉर्मूलेस बनते हैं इसके, तुम देख लेना क्या करना है, तुम इसमें न्यूमेरिकल में मैनेज कर लेना. और इसकी यूनिट जो होगी वो क्या होगी, यूनिट ऑफ क्या होगी, दैट इज वोल्टेज या वोल्ट, नहीं, डिग्री पर वोल्ट. इज इट क्लियर? तो ये हो गया वोल्टेज सेंसिटिविटी. जस्ट डू इट. अच्छा पहले का सबने कर लिया बॉयज एंड गर्ल्स, करंट सेंसिटिविटी देख लीजिए, हो गया सबका.
किसी का रह गया है? Yes. तो मैं स्क्रॉल करूं क्या? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, वोल्टेज सेंसिटिविटी देख लीजिए। तो फॉर्मूले बहुत से हैं, कोई भी फॉर्मूला यूज कर लीजिएगा। Done. सुदीशा, okay, next topic is Biot-Savart law. बायोट-सावर्ट दो पर्सन के अलग अलग नाम हैं, ठीक है। हाँ, बायोट-सावर्ट अलग अलग पर्सन के नाम हैं, और बायोट एक पर्सन का नाम है, बाद में इसको सीजीएस यूनिट ऑफ करंट दिया गया था। ये सीजीएस यूनिट ऑफ करंट, दैट इज कॉल्ड बायोट। तो करंट का सीजीएस यूनिट ऐसा ही तो एम्पियर होता है, सीजीएस बायोट होता है, उसके नाम पे दिया गया था बायोट। बायोट नेम ऑफ पर्सन, ओके ओके। No, before starting anything, just I want to say one thing. Just wait, hold on. हाँ, स्टार्ट करते हैं। बायोट-सावर्ट लॉ। बायोट-सावर्ट नेम पर्सन, उन्होंने क्या काम किया? उन्होंने क्या किया? हमको एक फॉर्मूला प्रोवाइड किया। They stated a formula. They have given a formula. You can say they stated a formula. Given नहीं बोलेंगे, stated a formula. उस फॉर्मूले का यूज क्या है? फॉर्मूला for calculating magnetic field due to wire carrying current, due to current element वर्ड यूज करेंगे। व्हाट डू यू मीन करंट एलिमेंट? ये करंट एलिमेंट का मतलब क्या होता है? करंट एलिमेंट का मतलब होता है a small element carrying current, a small element of wire carrying current। तो अगर कोई छोटा सा पोर्शन है DL और इसमें करंट जा रहा I, तो दिस इज कॉल्ड करंट एलिमेंट। तो इसको हम लोग करंट एलिमेंट बोलते हैं। आर यू गेटिंग? तो उन्होंने हमको एक फॉर्मूला देने की कोशिश की दिया, जिससे हम क्या कर सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं ड्यू टू करंट एलिमेंट। आर यू गेटिंग? उन्होंने क्या काम किया? बहुत इंपॉर्टेंट काम किया उन्होंने, कि ये तो हमको भी मालूम था कि किसी वायर से करंट पास करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा सराउंडिंग, बट उन्होंने फॉर्मूला हमको दिया फॉर कैलकुलेटिंग दैट। ओके, जस्ट हियर व्हाट दे डिड, ये लॉ है, तो दे डिड वेरियस एक्सपेरिमेंट्स। ओके, लेट्स से आई एम टेकिंग एनी वायर ऑफ एनी शेप, कोई भी वायर हम कोई भी शेप का ले लेते हैं। लेट्स से हियर लेट्स से इसमें हाँ,
तो करंट फ्लो कर रहा है लेट्स से हियर आई, इसमें करंट फ्लो कर रहा है लेट्स से आई। अच्छा, ये जो डीएल है ना, इसको हमने वेक्टर बनाया है। आप कहेंगे वेक्टर कैसे बनाएंगे, लेंथ तो वेक्टर नहीं होता। लेंथ तो वेक्टर बनाते हैं बेटा समटाइम, एरिया को भी वेक्टर बनाते हैं हम लोग। इलेक्ट्रोस्टैटिक में देखा था हमने, एरिया को भी वेक्टर बनाया था। तो लेंथ का डायरेक्शन करंट के डायरेक्शन में रहेगा। इज इट क्लियर? तो डायरेक्शन ऑफ डीएल इज सेम दैट ऑफ डायरेक्शन ऑफ डीएल इज सेम दैट ऑफ करंट, इज सेम दैट ऑफ करंट। तो वेक्टर बनाया है उसको, सेम दैट ऑफ करंट। तो डीएल का डायरेक्शन करंट के डायरेक्शन में रहेगा। करंट को कभी वेक्टर नहीं बना पाते, ये बात ध्यान रखना। करंट हमेशा स्केलर होता है, क्योंकि करंट कभी वेक्टर के लॉस को भी नहीं कर पाता। इज इट क्लियर? ओके। नाउ तो करंट, तो हमने क्या किया, यहां पर एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया। जस्ट सी आई हैव टेकन अ वेरी स्मॉल एलिमेंट हियर। Small element here, I have taken a small element here dl, और ऑफ कोर्स हम इसको वेक्टर बनाएंगे और उसका डायरेक्शन करंट के डायरेक्शन में रहेगा। आपको मालूम है करंट पास होता है तो क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस इन द सराउंडिंग रीजन। तो आपको मालूम है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है सराउंडिंग रीजन में, लाइक दिस वे। जस्ट अ मिनट। हाँ, तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है इन द सराउंडिंग रीजन हियर लाइक दिस वे। और हमें मालूम था डायरेक्शन गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल। डायरेक्शन हमको मालूम है कि राइट हैंड थंब रूल से उसका डायरेक्शन देते हैं। दिस वन, तो थंब क्या शो करता था, डायरेक्शन ऑफ करंट, और कर्ल फिंगर क्या शो करता था, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो इसका मतलब इधर डॉट बनेगा इधर क्रॉस बनेगा। तो सपोज यहाँ पे हम कोई पॉइंट लेते हैं, यहाँ पे क्रॉस बन रहा है मैग्नेटिक, इधर डॉट बनेगा इधर क्रॉस बनेगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इधर बाहर आ रही है इधर अंदर जा रही है। गॉट दिस पॉइंट? लेफ्ट हैंड पे डॉट क्यों बन रहा है, राइट हैंड साइड पे क्रॉस क्यों बन रहा है? ठीक है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल होता है ना बेटा मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो इधर डॉट बन रहा है इधर क्रॉस बन रहा है। तो लेट्स से मुझे यहाँ पर सपोज करो मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी, हियर अ स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हियर at this point P, कोई पॉइंट P ले लेते हैं, let this point is P। Are you getting? तो हमने क्या किया, इस वायर को ओरिजिन लिया, और ओरिजिन ले लेते हैं O, और वायर के एलिमेंट को, वायर के एलिमेंट के सेंटर को ओरिजिन लिया, और हमने एक पोजीशन वेक्टर बनाया यहां से। व्हाट दिस इज अ पोजीशन वेक्टर हियर, दिस इज अ पोजीशन वेक्टर दैट इज R, और ये पोजीशन वेक्टर जो R है दिस पॉइंट P को, जहां पे मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस प्रोड्यूस, क्रॉस मतलब अंदर जा रही है, डॉट मतलब बाहर आ रही है, तो इधर डॉट बनेगा इधर क्रॉस बनेगा। ओके, सो यहाँ पर जो है एंगल ले लेते हैं। ये जो एंगल है ना, दैट एंगल इज थीटा बिटवीन DL एंड R। DL मतलब करंट, इसका करंट के डायरेक्शन, DL का डायरेक्शन करंट के डायरेक्शन में था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, आर यू गेटिंग द डायग्राम पार्ट? फर्स्ट ऑफ ऑल बॉयज एंड गर्ल्स, डायग्राम पार्ट समझ में आया? ओके, अब उसने लॉ दिया हमको। व्हाट इज द लॉ हियर? लॉ इज हियर, लॉ में प्रूव करके दिया जाता है। ठीक है, लॉ में उन्होंने ऑलरेडी वेरीफाई करके सब कुछ दिया हुआ है। पॉइंट नंबर 1, उन्होंने क्या बोला कि मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। ये बात तो हमको भी मालूम है कि जितना ज्यादा, ये तो आपने 10 में ही पढ़ा होगा, द मोर द करंट यू विल पास थ्रू द वायर, द मोर मैग्नेटिक फील्ड विल प्रोड्यूस्ड। ठीक है, जब आपने ऑयस्टेड एक्सपेरिमेंट पढ़ा था ना 10th में ऑयस्टेड एक्सपेरिमेंट पढ़ा था ना, तो ऑयस्टेड एक्सपेरिमेंट में यही बताया गया था ना, जब करंट ज्यादा पास करते थे तो निडल में डिफ्लेक्शन ज्यादा होता था। द मोर करंट यू विल पास, द मोर डिफ्लेक्शन इन द निडल, उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। अच्छा, सेकंड पॉइंट, मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू DL, मतलब आप छोटा लेंथ लेंगे तो छोटी मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी, बड़ा लेंथ लेंगे तो बड़ी मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी। छोटा लेंथ तो छोटी मैग्नेटिक फील्ड, बड़ा लेंथ लेंगे तो बड़ा, मतलब पूरा वायर लोगे तो ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी। ओके, पॉइंट 3, इट ओबेज इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ डिस्टेंस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। ये तो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक भी ओबे करता था।
इलेक्ट्रिक फील्ड भी ओबे करता था। इलेक्ट्रिक फील्ड का भी तो फॉर्मूला यही था बेटा। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या था? दैट इज के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। वो भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होता है, ये भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होता है। आर मतलब डिस्टेंस फ्रॉम द करंट कैरिंग वायर। ओके, अच्छा, फिर इसने एक 4 पॉइंट और दिया, बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट दिया उसे सब एक्सपेरिमेंट करने के बाद, वेरीफाई करने के बाद, कि मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि साइन थीटा मतलब थीटा किसके बिटवीन एंगल है? थीटा इज द एंगल बिटवीन डीएल, डीएल मतलब करंट, एंड आर पोजीशन वेक्टर। इज इट क्लियर? इसके बिटवीन एंगल है डीएल एंड आर, जैसे एंगल बिटवीन डीएल एंड आर, डीएल मतलब करंट एंड आर, इनके बिटवीन एंगल, उस एंगल पे डिपेंड करता है। तो अगर हम कहने का मतलब ये है, देखो अगर कहने का मतलब ये है कि अगर मैं ग्राफ के फॉर्म में इनको समझाने की कोशिश करूं तो लुक हियर, अगर मैं ग्राफ के फॉर्म में इनको समझाने की कोशिश करूंगा तो लाइक दिस वे, जैसे लाइक जस्ट अ मिनट, एक सेकंड, अगर सपोज कर लो मैं लाइक दिस वे हियर, जस्ट हियर, उसने क्या बताया, जस्ट हियर अंडरस्टैंड दिस वन व्हाट आई एम सेइंग, कि उसने क्या बताया, सपोज अगर ये आपने मैग्नेटिक फील्ड ले लेते हैं और यहाँ पे हम लोग करंट ले लेते हैं, यहाँ पे हम सॉरी करंट ले लेते हैं, तो उसने क्या बताया, मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू करंट। इज इट क्लियर? और अगर यहाँ पे हम मैग्नेटिक फील्ड ले लेते हैं वाई एक्सिस पे और लेंथ ले लेते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ आल्सो, ये भी उसने बताया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, नाउ अब अगर उसने आर लिया, आर मतलब डिस्टेंस फ्रॉम दी वायर, आर मतलब डिस्टेंस फ्रॉम दी वायर, अब मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, जैसे हाइपरबोला। ये कैसा होगा बेटा, हाइपरबोला होगा, हाइपरबोला, हाँ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। नाउ और लास्ट वाला बहुत इंटरेस्टिंग, इट इज प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा, मतलब मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा, मतलब अगर मैं साइन थीटा ले लूं, साइन थीटा ले लूं ना, हाँ, तो वैल्यू कैसे आएगी, इट्स लाइक दिस वे, साइन थीटा लेंगे कि थीटा लेंगे, एक मिनट, आपको मालूम है कि साइन 90 डिग्री क्या होता है, 1 होता है ना, थीटा ले लेते हैं, हाँ। तो इंटरेस्टिंग क्या है कि 0 डिग्री और 180 डिग्री पे ये 0 आएगा, साइन 0 डिग्री 0, साइन 180 डिग्री 0, 90 डिग्री पे मैक्सिमम आएगा। इसका मतलब याद रखना, साइन 0 डिग्री और साइन 180 डिग्री दोनों 0 होता है तो नॉट गेट एनी मैग्नेटिक फील्ड। तो ये लास्ट वाला पार्ट को ध्यान से समझो, मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। इसका मतलब 0 180 कहां पे बनेगा बेटा, जरा मुझे बताओ, 0 और 180 कहां पे बनेगा? सपोज अगर ये वायर है और करंट ऐसे जा रहा है, तो टेल मी 0 कहां बनेगा, 180 कहां बनेगा? दिस इज वायर कैरिंग करंट, तो 0 कहां बनेगा, 180 कहां बनेगी? यस बॉयज एंड गर्ल्स, 0 180 कहां बनेगा, बोलिए सर क्या एनीबॉडी। पूछा आपने? 0 180 डिग्री कहां बनेगा बेटा, अगर ये वायर है, राइट में जो वायर ड्रॉप किया, अगर यहाँ पे बेटा 90 बन रहा है, थीटा एंगल यहाँ पे लेगा ना, Sir, inside the wire. इनसाइड द वायर। अच्छा ये 90 डिग्री ले रहे हैं, यहाँ पे मैक्सिमम मिलेगा, दिस इज मैक्सिमम, यहाँ पे बेटा 180 बनेगा और यहाँ पे 0 बनेगा। इसका मतलब तुमको क्या समझ में आया, जहां पे 0 डिग्री मैग्नेटिक होगा, फोर्स हाँ बता, एक्सिस पे आ जाएगा फिर। इसका मतलब एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड 0 होती है, एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड 0 होती है, तो इसका मतलब
अब ये बात दिमाग में रखना, वायर के एक्सिस के अलावा मैग्नेटिक फील्ड नहीं मिलती है, मतलब वायर के साइड में मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी, मतलब उसके एक्सिस के अलावा मैग्नेटिक फील्ड नहीं मिलेगी, नॉट गेट मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द एक्सिस। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? तो वायर के एक्सिस के अलावा मैग्नेटिक फील्ड नहीं मिलती है, तो 0 डिग्री 180 डिग्री इधर बनेगा ना, 0 डिग्री एंड 180 डिग्री। इसका मतलब यू विल नॉट गेट 0 डिग्री, इसका मतलब magnetic field is 0 along the axis of wire carrying current, along the axis of wire carrying current, carrying current, ठीक है। अच्छा लिंक जा रहा है 1 मिनट के अंदर, तुम लोग क्या करना, फिर से सेम लिंक ज्वाइन करके आ जाना, ठीक है, तब तक कॉपी करना स्टार्ट करो बाय सावर्ट लॉ, ज्वाइन विद द सेम लिंक अगेन।